नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज की तरफ से द वर्ल्ड दिस वीक के साथ आ गया हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं मेरे चहेते मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीज़फायर खत्म होने को आ रहा है वेडनेसडे तक, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, सीज़फायर खत्म होने को आ रहा है, गोल्डन ओवर शुरू हो रहा है या होने वाला है, लेकिन गोल्डन ओवर में बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी चल रही है, बैटिंग भी बड़ी तगड़ी चल रही है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि हम न्यूक्लियर मटेरियल वहां से ले लेंगे, वो हमें देने को तैयार है। फिर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, सीज़फायर डील हो जाएगा तो साइन करने के लिए। फिर कहते हैं कि हॉर्मूज खुला है लेकिन ईरानियों के लिए नहीं है, जो जहाज ईरान के अंदर से आ रहे जा रहे हैं उसकी बात करता है। उधर उल्टा पलटवार करता है ईरान। ईरान के गालिबाफ ने एक सेट ऑफ 5 ट्वीट्स हैं या 4 ट्वीट्स हैं उन्होंने डाला है, जिसमें उसने साफ कह दिया कि मैं जो है ईरान के जो हॉर्मूज खोल के रखा है वो सिर्फ उसी डेजिग्नेटेड रूट से होगा, वरना कोई रूट नहीं है। उसने बल्कि एक नक्शा को निकाल दिया है ये कहते हुए कि जो मेन चैनल है वो प्रोहिबिटेड जोन है या फॉरबिडेड जोन है या डेंजरस जोन है। फिर कहता है कि हम अपना न्यूक्लियर कभी नहीं देंगे, हमारे देश के बाहर नहीं जाने देंगे। फिर कहता है कि IRGC कंट्रोल में है और पाकिस्तान को थैंक यू कहता है। क्या हो रहा है ये सब? इधर ऐसा लगता है हम हिंदुस्तान में कहते थे कोर्ट के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ पे तो डेडलाइन पे डेडलाइन, धमकी पे धमकी चल रहा है। अब कैसे देखते हैं आप ये सब? देखिए, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, ये दोनों की तरफ से पोजीशनिंग हो रही है और अभी भी दोनों के दोनों जो है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन को अख्तियार कर रहे हैं। चाहे अभी असीम मुनीर जो यूएस के पॉइंट्स लेके गए थे ईरान में, वो ईरान वालों ने बोला है कि हम उसको अभी पढ़ रहे हैं और बातचीत करेंगे। उधर ट्रंप ने भी बोला है कि गुड टॉक्स आर गोइंग टू गो अहेड। तो बातचीत दोनों ने अभी तक सहमति और टिक मार्क किया है कि सीज फायर के बाद बातचीत चलती रहेगी, हो सकता है सीज फायर का एक्सटेंशन हो जाए। ये तो रही बातचीत की बात। दूसरी तरफ से दोनों के दोनों जो है अपनी फोर्सेस की रिपोजिशनिंग, रीसप्लाई, अपने असला बारूद ठीक करना, अपनी कमियों को पूरा करना। कहते हैं कि एक्सकवेटर दिखे हैं, टनल्स जो बंद की गई थी उनको खोलने की कोशिश कर रहा है ईरान। इधर की तरफ से अमेरिका ने एक और करियर ग्रुप जो है वो केप ऑफ गुड होप पानी अफ्रीका के नीचे से लेके आया, जेराल्ड एस्पोर्ट को भेजा है, वो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर रहा है आज की खबरों के हिसाब से। हाँ, और सब यही पूछ रहे हैं कि भैया अगर सब कुछ इतना ठीक है, आपकी इतनी ज्यादा पावर है, तो आप क्यों नहीं रेड सी के थ्रू आ रहे हो? मेडिटेरेनियन और रेड सी के थ्रू आप 11,000 किलोमीटर लंबा रूट लेके क्यों आप इतनी दूरी से आ रहे हो? तो इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी पोजीशन पक्की कर रहा है, पर अभी तक अमेरिका की वो पक्की पोजीशन नहीं जो वो चाह रहा था। 2 चीज तो अमेरिका की है, उसने सोचा था अपनी नेवल पावर और एयर पावर से इस लड़ाई को मैं जीत लूंगा। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, रेजिम चेंज, न्यूक्लियर मटेरियल को निकालना और मिसाइल की उसकी कैपेबिलिटी को ICBM बनने से रोकना। तीनों में वो अभी तक नाकाम हुआ है। और चौथा जो उसका फेज 2 हम बोलते थे ग्राउंड ऑपरेशन, वो उसने जो स्पेशल फोर्सेस का रेड किया था इस्फहान के पास, जहां वो 2 C-130, 2 हेलीकॉप्टर और क्या क्या छोड़ के आ गया है, वो एक उसको रीथिंक पे डाल रहा है कि जब एक सीक्रेट स्पेशल मिशन रेड की ये हालत हो गई है, अगर हम फोर्सेस को अंदर डालेंगे तो गुरिल्ला टैक्टिक्स में ईरान हमें छोड़ेगा नहीं। तो अभी एक ऑफ रैंप, ऑनरेबल एग्जिट ट्रंप को चाहिए, क्योंकि अमेरिका को अगर हम देखें, अमेरिका में खुद जो मागा बेस है उसका, वो मागा बेस ही ट्रंप के ऑपोजिट जा रहा है। पॉपुलैरिटी ट्रंप की जा रही है। अमेरिकन पब्लिक दोनों साइड से जो है तंग आ गई है। पेट्रोल डीजल जो $2 का गैलन था, $5 गैलन हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। एपेटाइट लड़ाई के लिए जो है अमेरिका में नहीं है। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये एक ऑफ रैंप इसको चाहिए और ये चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन थोड़ी सी मेरे को ईरान इज्जत के साथ जाने दे। ईरान जो है वो समझ रहा है, उसने पहले हॉरिजॉन्टली फैलाई, कभी इराक की तरफ को फैलाई, लेबनान में हिजबुल्लाह को एक्टिवेट किया, ज्योग्राफिकली हॉर्मुज के ऊपर आके उसने दिखाया
कि आप चाहे मेन ईरान की तरफ आप अटैक करोगे, मेरे ये ताकत है। और उसके साथ साथ लोग कह रहे हैं जो कल हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक करा है, मशीन गन स्पीड बोट्स कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पास ज्यादा नेवी नहीं है, तो वो एक्चुअली इकोनॉमिक फ्रंट में गया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी दोबारा चौकन्नी हो गई है, वो इंश्योर नहीं करेंगी टैंकर्स को आने जाने में। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने मिसाइल दारी बम डाला शिप के ऊपर, टैंकर्स जो जा रहे थे क्या डाला, उसने बंद कर दिया है। इंश्योरेंस कॉस्ट जा रही है, दुनिया की सप्लाई चेन फिर हो जाएगी, दोबारा ब्रेंट क्रूड बढ़ जाएगा। तो उसने ये प्रेशर, टॉक से पहले दोनों साइड एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन हर बार देखते हैं कि तेहरान के हाथ में ज्यादा पत्ते रहते हैं। उसने, अमेरिका ने अगर उसकी पोर्ट्स को ब्लॉक किया है, तो अमेरिका, ईरान को भी आर्थिक नुकसान तो है। 160 मिलियन डॉलर रोज का उसका तेल चाइना जा रहा था, वो पैसे नहीं आएंगे। और उसके पास खुद अपनी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई है, तो ऑयल वेल से जो ऑयल निकल रहा है कहाँ जाएगा? ऑयल को, वेल को बंद नहीं कर सकता। प्रेशर ईरान के पास भी है, काफी उसको नुकसान है। और अमेरिका दोबारा अगर एयर वॉर शुरू करता है, नुकसान और बढ़ेगा, पावर ग्रिड जाएगा। तो दोनों तरफ को जो है बातचीत चाहिए, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखी है। मुनीर साहब जो है वो बैग इधर से उधर ले जा रहे हैं एक दूसरे की। सुना ट्रम्प से भी बातचीत हुई है कि भैया थोड़ा सा मान जाओ। और ये जो मेरे को लगता है ये बातचीत की तरफ बढ़ेगा, सीज फायर का एक्सटेंशन होगा और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आएगी। जी देखिए, बहुत हद तक मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इसमें एक आध चीजें और जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नंबर एक, अगर जेरल्ड फोर्ड केप ऑफ गुड होप से आ रहा है और मेडिटेरेनियन और रेड सी बाबेल मंडप से नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका को फिर भी लगता है कि शायद यहाँ पे या तो माइंस हैं, या फिर हूती के पास इतनी फायर पावर है कि वो कुछ तो डैमेज कर लेगा, और डैमेज रहने की क्षमता अमेरिका में नहीं है। एक तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा यह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो शुरू हुआ था, अब ऑपरेशन एपिक इकोनॉमिक फ्यूरी शुरू हो गया है। इसमें ईरान को एक तरफ 1 महीने का छूट दे दी थी कि आप बेच सकते हैं, लेकिन वो पैसा आएगा कहां? उन्होंने कहा भाई हम पैसा आपको आने नहीं देंगे, हम आपके जो भी देश आपके साथ पैसे के मामले में जो भी बैंक करेगा, हम आपको उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। तो वो वहां पे शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है, जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 240 मिलियन डॉलर्स पर डे ईरान खोता है बिकॉज ऑफ ट्रेड। कुछ ट्रेड 160 मिलियन का बाहर जाता है, बाकी उसके पास अंदर आता है, ये भी वो नहीं कर पा रहा है। मतलब मोटा मोटी 15 से 18 बिलियन डॉलर्स हर महीने का उसका लॉस है। तीसरी समस्या उसकी ये है कि उसका फूड बाहर से आता है। करेक्ट, उसी की बात कर रहा हूं कि बाहर से जो खाना आ रहा है उसके लिए जो बाकी चीजें आती हैं, मेडिसिन है, हिंदुस्तान ना मेडिसिन भेज रहा है, तो उसने ये बंद हो गया है। तीसरी बात, ऑयल, तेल उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसकी जो क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो तकरीबन 75% भर गई है अब। मतलब उसके पास अब मुश्किल से 8-10 दिन का तेल वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है ऑयल वेल से। उसके बाद तेल ही नहीं है रखने की जगह, तो कंपल्सरली उसको ऑयल वेल्स को कैप करना पड़ेगा। अगर उसने ऑयल वेल कैप कर दी तो उसको 3 से 6 महीने लगेंगे उनको रीस्टार्ट करने में। तो उसको ये समस्या मिली रही है। इसके साथ साथ जो उसका ऑयल स्टोरेज था, उसके ऊपर इजराइल ने अटैक कर ही दिया है, वहां पे कमी आई गई है। चौथी समस्या उसके सामने यह है कि जो खाड़ी के देश हैं, अब वो बिल्कुल साफ समझ गए हैं कि ईरान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक न्यूक्लियर ईरान उनके लिए जीने मरने के बराबर की समस्या खड़ी करेगा। और वो खुद कह रहे हैं अमेरिका को, जो आपने शुरू किया है अब कृपा करें इसे खत्म करके जाए, बीच में ना छोड़े। उसने कह रखा है कि जब तक हिजबुल्लाह के साथ आप संधि नहीं करोगे, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं करोगे, मैं हॉर्मुज नहीं खोलूंगा। वेल, हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुआ है, लेबनान के साथ हुआ है। लेकिन लेबनान ने उसके साथ साथ कह दिया कि मैं IRGC को लेबनान के अंदर नहीं रहने दूंगा, आप कृपा करके बाहर जाएं। हिजबुल्लाह के खिलाफ हो गया है लेबनान के लोग खिलाफ हो गए। तो भले ही ईरान को लगता है कि हिजबुल्लाह के साथ कुछ हो रहा है, कुछ बॉम्बिंग कम होगी, ईरान ने साफ कह दिया कि इजराइल ने साफ कह दिया
कि लिटानी नदी के साउथ में, मतलब उसके दक्षिण की तरफ आप ना आएंगे तो हमारा युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। मतलब इजराइल ने तो कहीं छोड़ा नहीं है। मतलब यह है कि हर तरीके से ईरान घिरा हुआ है। आपने बड़ी दिलचस्प बात की, पाकिस्तान। आसिफ मुनीर बैठा हुआ है पिछले कई दिनों से ईरान के अंदर। वहां पे शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरेबिया से कतर, कतर से पहुंच गए टर्की। सऊदी अरेबिया ने $8 बिलियन का उसको लोन दिया है। $5 बिलियन में जो है रोल ओवर है, और $3 बिलियन का लोन एक्स्ट्रा दिया है। उधर कतर कह रहा है कि मैं 5 बिलियन देने को तैयार हूं। टर्की से कुछ आया नहीं है। तो शहबाज शरीफ एक तरफ से कह सकता है कि साहब देखिए, हमने तो पैसे ले आए हैं, हमारे पास पैसे मिल रहे हैं हमको, हम यूएई का लोन वापस कर देंगे। उधर गया है मुनीर ईरान में। अब मुनीर की जो दिमाग है वो एक तरीके से बड़ा विकट चलता है। क्या आपको ये लगता है कि मुनीर ईरान में बैठ के एक तरीके का समझौता, एक तरह का षड्यंत्र रच रहा है कि वो ईरान को बोले कि यार एक काम करो, ये 440 किलो जो है वो दे दो अमेरिका को, उसकी भरपाई मैं कर देता हूं चीन के जरिए, क्योंकि चीन को भी इंटरेस्ट है, चीन के पास भी यूरेनियम नहीं है, तो मैं आपको चीन के जरिए भरपाई कर देता हूं। आपका जो समस्या बलूचिस्तान के साथ है वो हम लोग मान लेते हैं, हम बलूच के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। अफगानिस्तान को आप जरा दबा लो, तेल आने लगेगा, जरा वो ब्लैक मार्केट का तेल जरा खोल दीजिए हमारे पास, ताकि हमारी तेल की समस्या खत्म हो जाए, और मैं अमेरिका के पास जाके कह सकूं कि देखिए मैंने आपको पीस डील दे दी है, अब ट्रंप जी आप आए पाकिस्तान में साइन करने के लिए। क्या लगता है ये संभावना है? जी, पाकिस्तान की और खासकर मुनीर की पोजीशन एक ऐसी है कि वो ज्यादा शर्तें रख नहीं सकता है। शातिर दिमाग का आदमी तो वो है ही, और फिलहाल ईरान को अच्छी तरह से पता है कि ये अमेरिका में ट्रंप अमेरिका का दूत नहीं है, ट्रंप का दूत है। जैसे कि विटकॉफ और कुशनर उसके हर जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो इंस्टीट्यूशन डिप्लोमेसी या आपकी फॉरेन अफेयर्स के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली या अपने बिजनेस के जिसके डील है उनके साथ ही वो दूसरों से बात करता है। तो कृष्णर और विटकॉफ तो हो ही है, यहाँ पे उसने मुनीर और शरीफ को अपने उस वाली कैटेगरी में डाल दिया है कि ये मेरे दूत हैं या पिट्ठू हैं, जो मैं बोलूंगा वो करूंगा। और ये ईरान को पता है कि ज्यादा इनसे बात करके सिर्फ इतना ही है कि ये वहां तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, इनसे उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि दूसरे हाथ से ये सऊदी अरेबिया में तो इन्होंने हवाई जहाज और फौज भेज दी है, जो कि हमारा कट्टर दुश्मन और प्रतिद्वंदी है इस इलाके में। और दूसरा, अगर ईरान सुन रहा है तो वो चीन की वजह से सुन रहा है, क्योंकि चीन का बहुत ज्यादा सपोर्ट ईरान को मिला है। तेल उसका लगातार लेता है सैंक्शंस के खिलाफ, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, चीन ने लिए, और बाकी अभी जो जैसे सिंदूर में मैंने बताया था, जैसे पाकिस्तान को मदद मिली थी, वैसे ही ईरान को मदद मिल रही है। तो चीन इन दोनों के बीच का एक कॉमन फैक्टर है, और ये चीनी जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से ये बातचीत हो रही है, और ये बातचीत फॉल्ट करेगी। भाई अभी चीन ने ऑफर किया है कि वो यूरेनियम मेरे को दे दो। पहले रशिया ने बोला था यूरेनियम मेरे को दे दो, का नहीं होता। अभी चीन ने बोला मेरे को दे दो, और चीन ने ये भी बोला ये ब्लॉकेड ठीक नहीं है, ये जो अमेरिका ने किया है अभी काउंटर ब्लॉकेड जो दोबारा ईरान ने किया है कल, वो अलग कहानी है। तो ये जो किस्सा है इसमें पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन अमेरिका ने इस्तेमाल की है। उसने अपनी इस सेवा के लिए जो सर्विस दी है उसके लिए पैसे मांगे हैं। सऊदी अरेबिया को उसने फौज भेज के पैसे ले लिए, अमेरिका को उसका रनर बॉय का काम करके कर लिया है, कतर से भी ऐसे करके, और तुर्की से तो उसके रिश्ते हैं ही हैं। तो आज की तारीख में अपने जो उसके पाकिस्तान के अंदर जो गदर हो रहा है, जो उसकी एक बैलेंस करना है उसको, कि शिया को अभी आसिफ मुनीर ने 15 दिन पहले शिया के जो क्लर्जी थे उनको गाली दी थी कि ज्यादा तुम्हें शौक है तो जाओ ईरान चले जाओ, ईरान चले जाओ। और आज ईरान में जाके भाई भाई बन रहा है, और 20% पाकिस्तान की शिया पॉपुलेशन है, जो शिया नहीं भी है, क्योंकि अमेरिका जो पाकिस्तान की जनता दुश्मन मानती है वो ईरान को एक मुस्लिम देश को मान रहा है। बहुत सिंपैथी ईरान के साथ पाकिस्तान में है,
तो शायद मुनीर जो उसने चोट मारी थी ईरान को और शिया लोगों को, उनको गाली देके 15 दिन पहले, उसमें मरहम में अपनी रिपेयरिंग की वो कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मौका लगे उसने शरीफ को कटोरा लेके भेज दिया कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अच्छे चल रहे हैं, आप पैसे इकट्ठा करके आ जाओ। IMF से भी उनको थोड़ा बहुत कंसेशन 1.2 बिलियन का मिल गया है। 1.2 और बिलियन वो, का मिल रहा है। पर आप ये समझिए ये पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि मतलब ये पैसा आके वो बहुत हो जाएगा। उसको तो अपनी जो उधार पहले का लिया है उसी का पूरा करना है। और देश टूटने से बचने के लिए, जैसे ICU में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा लगा दिया, तो वो पेशेंट उठ के कोई गामा पहलवान नहीं बनता, वो रहेगा ICU में ही। तो वही हालत है। और उसी को जो है आसिम मुनीर अपनी पोजीशन और शरीफ की पोजीशन को बचाने के लिए उसको एक लाइफलाइन मिली है, उसने अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया है। और इसी हिसाब से उसकी जो अहमियत है या उसकी इज्जत जो है या उसकी ताकत जो बनी है वो सर्वाइवल की है, ना कि उससे उसको कोई बहुत ज्यादा इंटरनेशनल या इंडिया के अगेंस्ट फायदा होगा। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से आपने मुनीर की तरह हालत बताई है, इससे तो मुझे याद आता है वो पुराना अजीत का डायलॉग होता था, मैं तुमको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के मारूंगा, लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। ये हो रखा है मुनीर की हालत। लेकिन इस सब में देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की हालत तो बहुत खस्ता है। चाहे वो इन्फ्लेशन है 45% प्लस, उसका अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा है, पानी है नहीं, फर्टिलाइजर है नहीं, बिजली, अभी शहबाज शरीफ ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए थे जिसमें उसने कहा कि 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी, पावर कट होंगे। वो कुछ लोग कहते हैं उसको एक्सटेंड करके 14 घंटे कर दिया है। जो उनके सरकारी मुलाजिम है उनके ऊपर 50% पेट्रोल कट कर दिया है, 4 डेज वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। तो हालत तो खस्ता है। लेकिन अगर एक चीज पूरे पाकिस्तान को जोड़ देती है वो है एंटी इंडिया रेटोरिक। अगर ट्रंप किसी भी वजह से, किसी भी बहाने पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो यही बोलेंगे कि हम देखो जीत गए, हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा दिया है। क्या ये नहीं लगता इससे पाकिस्तान को शय मिलेगी कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करे, चाहे भले ही अपने प्रॉक्सीज के साथ करे? जी, पाकिस्तान का वो तबका जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी में शामिल है, उसका सर्वाइवल ही जैसा आपने बताया एंटी इंडिया रिटोरिक में। और जितना जब भी पाकिस्तान को इंटरनल टूटने का या अनरेस्ट होने का आशंका होता है, वो हमेशा कश्मीर या इंडिया का नाम लेके जो है वो अपनी जनता को जोड़ता है। तो ऐसे मौके में आज की तारीख में भी इंटेलिजेंस इनपुट्स और जो आजकल कुछ एक चीजें बाहर आ रही हैं, पाकिस्तान ने अपना इंडिया के अगेंस्ट अपना जो एक्शंस थे या जो ये अनरेस्ट कराने की, आतंकवादी की जो सपोर्ट है, वो कम नहीं किया बल्कि इस बीच में लगता है बढ़ाया है। और इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। कई इंस्टेंसेस अभी सामने आने लगे हैं जो कि हम बात कर रहे थे, उसके होते हुए इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो नेपाल के थ्रू अपना यूपी और बिहार की तरफ को हो, या फिर इंटरनेट और साइबर के थ्रू जो ये प्रचार है, यहाँ तक कि उन्होंने तो TCS और कॉर्पोरेट को भी नहीं छोड़ा है। तो ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे कई चीजें सामने आ रही हैं। और मौका लगेगा तो वो कुछ बड़ा करना चाहेंगे। दिल्ली में हमने उनके बहुत देरी सालों की प्लानिंग को रोक दिया था सिर्फ एक ही ब्लास्ट पे। वैसा जरूरी है कि उन्होंने कुछ और चीजें भी प्लान कर रखी होंगी। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि इंडियन इंटेलिजेंस का जो पेनिट्रेशन है इनके नेटवर्क्स में वो काफी है। और ये उस हद तक आने से पहले जो है एक्शन हो जाएगा। हमें इस पे गौर रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन एक कदम पीछे लेते हैं, वापस ईरान पे चलते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि हिंदुस्तान के 2 मालवाहक टैंकर्स के ऊपर ईरानी गनबोट्स ने फायरिंग की थी। इट बेसिकली मिसाइल नहीं थे, ड्रोन नहीं थे, बिना राइफल फायरिंग की थी या इक्वलेंट फायरिंग की थी। 0.50 देखिए, हाँ बिल्कुल, वो आप देखिए, हिंदुस्तान से ईरान लेता है दवाइयां, हिंदुस्तान से ईरान लेता है खाना,
हिंदुस्तान से ईरान लेता है पॉलिटिकल सपोर्ट, हमने कभी तक ईरान को ब्लेम नहीं किया है, बल्कि ईरान को हमने कम से कम 3 जगह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। इस सब के बावजूद जो ईरान है उसने 2 टैंकर्स को जाने की अनुमति भी दी थी, उसके बाद भी उसने अटैक किया है। तो क्या आप ये देखते हैं कि एक तरीके से ईरान जो है हमारे पीठ में ही छुरी भोंक रहा है? अगर हाँ, तो इसका प्रतिक्रिया हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ जैसे अभी तक हिंदुस्तान ने किया है, उसके एम्बेसडर को बुला के उसे नोट वर्बल और वगैरह वगैरह दे दिया है, वहां तक सीमित करें या कुछ और भी करना चाहिए? मैं इसको कैसे देखता हूँ, जो अमेरिका ने अभी ईरान में टॉप लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप सबको खत्म करके, और ईरान के अंदर भी खुद उनके जो 31 प्रोविंस थे और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की छोटी यूनिट थी, वो इंडिपेंडेंटली एक सेंट्रल डायरेक्टिव पे काम करते हैं, तकरीबन एक कंसेप्ट पे काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं। प्रिसाइज डायरेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, और IRGC एक मिलिट्री जो है उसने काफी हद तक कंट्रोल कर रही है देश की राजनीति और इस लड़ाई का प्रोग्रेस। मिलिट्री हमेशा हॉट हेडेड होती है, और जितना जूनियर कमांडर होता है वो उतना ज्यादा हॉट हेडेड होता है, यानी उसका गर्म जोशी और गर्म दिमाग होता है। स्टेटमैनशिप और डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप, इसके 3 लेयर तो अमेरिका ने खत्म कर दिए हैं। तो अभी हमें ये लग रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं या स्पीकर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर अयोतुल्ला तो आ नहीं रहे हैं सामने, उसका एक तो डिसेमिनेशन, उसका नीचे पहुंचने में टाइम लग रहा है, और दूसरा हो सकता है कि कई 31 में से 15-20 ऐसे कट्टरवादी भी होंगे जो कहते हैं हम तुम्हारी नहीं सुनते हैं, मिलिट्री रूल है, जैसे पाकिस्तान में होता है, शरीफ जो है वो मुनीर का दरवाजा खोलने को तैयार रहता है। तो ये एक रिफ्ट है, जो स्मूथ पैसेज ऑफ ऑर्डर्स और ओबीडियंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, शायद वो थोड़ा बहुत कहीं मिसिंग है पोर्शंस में। और वही आपको देखने को मिला कि जब ईरान ने बोल दिया था कि जाएगा, उसके बाद उसने बोला ठीक है हम रोकेंगे, लेकिन जिन शिप्स को उसने परमिशन दी थी उसको निकल लेना। इंडिया के 2 शिप ही नहीं थे, 14-15 शिप्स का एक बेड़ा था जिसको कि वापस उन्होंने किया है। आगे इंडिया के शिप्स थे, उस पर उन्होंने मारा, लेकिन मिसाइल नहीं मारी है, सिर्फ मशीन गन से मारा। मशीन गन से एक शिप को कुछ नहीं होता है, उसके स्टील को वो पार नहीं करेगा। ये होते हुए इंडिया का भी देखिए आप रिएक्शन क्या, उन्होंने एम्बेसडर को नहीं बुलाया ईरान के, एक उनके ऑफिसर को बुलाया, उसको एक चिट्ठी पकड़ा दी, क्योंकि पता है कि अंदर स्थिति इतनी ठीक नहीं है। इक्के दुक्के ऐसे भड़के हुए उग्र जो है वो वोट का कमांडर या कुछ होगा, वो अपने आप लेके ऐसा कर दिया है। ये नहीं लगता है मेरे को कि ईरान ने इंडिया के शिप्स को डेलिबरेटली हाई सी पे शूट किया है इंडिया को कोई मैसेज देने के लिए। ये एक ऊप्स मोमेंट है, सॉरी वो वाला मोमेंट है। इंडिया ने बुलाया, हो सकता है बुलाओ कि हम समझते हैं क्या है, लेकिन इसमें आगे ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों को लंबी दौड़ का सोचना है, इस लड़ाई के बाद का सोचना है, चबहार का सोचना है, हमने अफगानिस्तान के लिए रास्ता सोचना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की हमने सोचनी है, कैस्पियन सी से हमें बहुत काम आता है ऊपर आर्मेनिया जाने के लिए। तो ये एक लंबी दौड़ है। अभी तक एम्बेसी ने भी और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने भी अच्छी बातें की हैं, हमने भी अच्छी बातें की हैं। ये एक इंसिडेंट जो है इसको वन ऑफ हमें लेना चाहिए, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो चलिए आगे अब जरा नजर दौड़ाते हैं हमारे नेबरहुड के ऊपर। और हमारे नेबरहुड में देखिए, हिंदुस्तान ने कल ही अनाउंस किया था कि हम नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हम इनके हित के ऊपर नजर रखे हुए हैं। हम इनको जो आवश्यक सामग्री है, खास करके तेल और गैस, वो हम पूरी तरह से उनकी भरपूरी कर रहे हैं। इससे एक तरीके से आप देखिए, चीन का जो होल्ड था, दबदबा था कुछ जगहों में, वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, वो खुलता दिख रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, खास करके जो कट्टरवादी वहां पे हावी हो रहे थे, उनको भी एहसास हो रहा है कि बिना भारत के वो आगे नहीं बढ़ सकते। उधर श्रीलंका ने तो अपने आप कह ही दिया है, मानते हैं, और मालदीव्स ने भी मान लिया है। तो आप इसको संक्षिप्त में 1 मिनट से ज्यादा में नहीं, क्या देख रहे हैं इस सब में? ये इंडिया की दूरदर्शिता और डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा रिजल्ट
आप देखेंगे कि निकल के आ रहा है। नई सरकारें आई हैं बांग्लादेश और नेपाल में, और दोनों ने इंडिया की तरफ एक बड़ा प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल व्यू दिया है। हम भी समझते हैं कि उनको चाइना और इंडिया को बैलेंस करना है, वो करेंगे, लेकिन एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर रोक दोनों ने लगाने की बात की है, और इंडिया के साथ ट्रेड को नॉर्मलाइजेशन करना है। बाकी तो फिर डिटेल्ड है। यूनिस के टाइम पे तो टोटली एंटी इंडिया, और होली के टाइम पे भी एंटी इंडिया रिटोरिक था, वो खत्म हो गया है। और बाकी श्रीलंका वगैरह तो पहले से ही हमने जो है उसको बैलेंस आउट किया है। इन सब जगह पे आप चीन का इन्फ्लुएंस नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना हावी है वो हमें देखना है। वो एन वक्त पे कौन इनकी मदद के लिए आएगा और कौन खुले दिल से बिना उनकी जमीन या उनको उधार में डाल के उनकी मदद करता है, उनको पता है हिंदुस्तान है, कल्चर, हिस्ट्री सब हमारी मिलती है, और उदारता वासुदेव कुटुंबकम जो इंडिया ने बताया है उसको वो मान के अभी अब अपना हमने बॉर्डर्स को सिक्योर और फ्रेंडली कर लिया है। जी बिल्कुल सही, बॉर्डर्स को हमने सिक्योर कर लिया, हमने एक्सटर्नल फ्रंट देख लिए, इंटरनल फ्रंट जिसको फेमसली हम हाफ फ्रंट कहते हैं। इस हाफ फ्रंट में देखिए पिछले कुछ दिनों में बड़ी हलचल हुई है। एक तरफ है ना, एक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है इंसिडेंट्स का, चाहे वो टीसीएस का हो, और वो टीसीएस में धर्मांतरण है, बाकी ना चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ टीसीएस तक ही नहीं है, बढ़ के टीआईएसएस में पहुंच गया, टेक महिंद्रा पहुंच गया, विप्रो पहुंच गया, लेंसकार्ट पहुंच गया, और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए एक छोटी सी बात थी नोएडा में, जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए समझौता हो गया था सरकार, और उन्होंने बुला भी लिया था यूनियन के लोगों को, और कह दिया ठीक है हम आपकी मांगे पूरी करते हैं, तनख्वाह बढ़ा देंगे, और जो भी उनकी बाकी मांगे थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद भी आगजनी हुई, और ये आगजनी इतनी ज्यादा हो गई थी, और यहाँ तक कि सडनली दो ना कॉलोनी के अंदर से मेड सर्वेंट्स बाहर आती हैं, और वो अपना कहती हैं कि हम नहीं काम करेंगे, हमें भी वेतन ज्यादा बढ़ाइए। यहाँ देखिए डीलिमिटेशन के नाम पे क्या बवाल खड़ा हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स रखे, क्या सही क्या गलत उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बवाल तो डेफिनेटली हुआ है, ठीक है ना। और इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, काफी हद तक तनातनी है स्टेट और सेंटर के बीच में। जिस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं ये ना अपने आप में विचलित करती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एक्शन जो हो रहा है वो भी भयंकर हो रहा है। एक श्रीमान जी थे बेवकूफ आदमी, अबू हमजा हुरैरा, 16 साल से गायब थे, इन्होंने 4-5 नेटवर्क्स अपने सेटअप किए थे, ये पकड़े गए, ये नेटवर्क्स निकाल दिए गए। ग्रैंड टर्न ट्रंक रोड के आसपास जो पुराना मेन आर्टरी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इस पे कब्जाने की बहुत कोशिश करती थी आईएसआई। यहाँ पे चाहे वो बरेली है, फरीदाबाद है, चाहे वो लखनऊ है, चाहे प्रयागराज है, इस सब में कुछ महीने पहले पिछले साल हमने देखा था रेल की पटरी के ऊपर पत्थर आ जाते थे, गैस सिलेंडर आ जाता था। अब वहां पे एक और नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसके 4 लोगों को पहले पकड़ा, उसको बढ़ा के 12-18 हो गए, ये भी हो रहा है, ठीक है। सीसीटीवी गैंग, आपको पता ही, आपने बताया भी था कि आर्मी कैंटोनमेंट्स के बाहर सीसीटीवी लगाया, चाइनीज ऐप्स के साथ, चाइनीज क्लाउड के साथ वो कर रहे हैं। क्या ये दर्शाता है कि ये हाफ फ्रंट जो आपने कहा भी था पिछले 5 मिनट पहले कि चाइना और पाकिस्तान मिलके हमें किसी ना किसी तरीके से क्षति पहुंचाएगा, आप क्या देखते हैं और क्या रोल आप देखते हैं प्रहार जो इंडिया की एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, इसके ऊपर कुछ नजर डालेंगे? देखिए प्रहार जो है वो एक प्रोएक्टिव और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी का वो फ्रेमवर्क है, और सरकार की नीयत दिखाता है कि वो इस चीज को कितना तवज्जो और महत्व देती है। जहां तक ये इंसिडेंट्स आपने बताए हैं, ये तो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये चाहे आप नक्सलवादी अर्बन नक्सल्स को बोलेंगे या जो एंटी इंडिया
आप हाफ फ्रंट की बात कर रहे हैं, वो लोग तबके के लोग बोलेंगे। ये तो हमेशा का काम रेगुलरली चलेगा जब तक ये मानसिकता रहेगी। और दूसरा, जो लोग हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं या फिर जो दूसरों के बहकावे में आके रिवॉल्यूशन और ये मार्क्सिज्म वाली अभी जो ये काफी जेएनयू वाला जो कल्चर चलता है, वो लोगों के दिमाग में है। और ये ऑर्गेनाइज था, नोएडा का वायलेंस ऑर्गेनाइज था, वो तो भी आ रहे हैं, तार निकल रहे हैं। और इसमें किसको फायदा होता है? अमेरिका से लेके चाइना सबको फायदा है कि इंडिया इस तरह प्रोग्रेस ना करे कि वो चाइना और अमेरिका की जो बाइपोलर सुपीरियरिटी है उसको वो तीसरा पिलर खड़ा हो जाए। और चाइना इस रीजन में तो अपने को पूरा रूल मानता ही है। तो ये होते रहेंगे, हमें प्रोएक्टिव रहना है। अभी जैसे नोएडा में व्हाट्सएप ग्रुप्स निकले, ये निकले, ये होता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारी जो अभी इंटेलिजेंस एजेंसी है, पुलिस वाली है, काफी प्रोएक्टिव है और इन चीजों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। नोएडा में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वहां पे आप करवा दीजिए, आगजनी करवा दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने वाला 2 बार सोचेगा। वैसे जहां जहां पे हो रहा है वो सब यही है। साउथ की स्टेट्स का ये फायदा है कि थोड़ी गवर्नमेंट्स वहां की जो है वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में और जनता भी देखती है, वहां पे आपको ऐसी चीज नहीं मिलेंगी। लेकिन जो यूपी की वेस्टर्न बेल्ट है और बिहार की तरफ है, यहाँ पे जो जनता भी है वो दूर की नहीं सोचती है और बहकावे में आके, पैसे में आके या धर्म और कास्ट के बहकावे में आके ये काम करती है। इसके लिए समाज में लोअर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि अपने वोट के फायदे के लिए हम क्या देश का नुकसान कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहनों, गोल्डन ओवर चल रहा है। इस गोल्डन ओवर में बहुत सी चीजें हो रही हैं, कभी हाँ कभी ना। हॉर्मुज खुला, हॉर्मुज बंद, है ना। न्यूक्लियर मटेरियल ईरान दे रहा है, अब नहीं दे रहा है। हकीकत क्या है, अगले शायद 72 घंटे में हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये सीज फायर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हाँ और ना चलता रहेगा। और जैसे जनरल कार्की ने कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूं कि ये पोस्चरिंग है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, लेकिन एक्चुअली समझौता तो कहीं और होगा, किसी और बिंदुओं पे होगा। कहीं ना कहीं कोई, हर एक आदमी कुछ ना कुछ तो देगा। इस सब के बीच में हमको क्या करना है? हमको ये मान के चलना है कि हर भारतीय, हर नागरिक एक सिपाही है, वो भी फ्रंट लाइन का सिपाही है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो देश विरोधी तत्व है, इनके खिलाफ हम सबको अपने आप में मोर्चा खड़ा करना है, अपना मोर्चा खुद उठाना है। सरकार की तरफ नहीं ध्यान देना है ज्यादा। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना करें। तो भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक अभय, आपका और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।